फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। सॉरी, बहुत दिनों बाद वीडियो आया है क्योंकि मेरा मेजर एक्सीडेंट हो गया था तो मैं वीडियोस नहीं ला पाई, लेकिन अब मैं टाइम पे वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगी और जैसे जैसे मेरी रिकवरी होगी वैसे वैसे आपके डिमांड्स के वीडियोस भी आएंगे मेरे चैनल पर। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर एवरी वीक एक MCQ सीरीज़ आती है और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोज़ आते हैं। जब वो पर्टिकुलर टॉपिक फिनिश हो जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियोज़ आते हैं। अभी तक जितने भी वीडियोज़ आए उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके मेरे सभी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समय पे नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन का प्रेस ज़रूर दबाएं। इसके अलावा जितने भी वीडियोस आते हैं उनके PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं PDF पाने के लिए। ओके, तो अभी आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट व्हेन इंसर्शन ऑफ ए इंटरनल जुगुलर डायलिसिस लाइन बिटवीन द टू हेड्स ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। अब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड क्या होती है? एक तरह से ये एक मसल है जिसका एक हेड सर से होता हुआ नेक की तरफ से जाता है, दूसरा भी कहाँ से होता है ये मैंने लिखा हुआ है, थिक सुपरफिशियल मसल ऑन ईच साइड ऑफ द नेक, मतलब गर्दन के दोनों तरफ। और इसका एक हेड स्टर्नम की तरफ से जाता है और दूसरा हेड का कहाँ से जाता है? क्लेविकल पार्ट की तरफ से, इनर क्लेविकल पार्ट्स की तरफ से जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं जैसे ये मानिए ये हमारी एक मिनट सॉरी, ये हमारी गर्दन है, तो ये गर्दन यहाँ तक है, तो इसके ये गर्दन के दोनों तरफ होती है और इसके दोनों के बीच में एक आर्टरी जाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? कैरोटिड आर्टरी। तो गले में जो कोई पेशेंट की किडनी ख़राब हो जाती है तो जो कैथेटर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्राजुगुलर कैथेटर। और इस मसल्स के दोनों तरफ मिडिल के, मतलब मिडिल वाले पोर्शन से एक आर्टरी जाती है, उसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। तो जो इंट्राजुगुलर कैथेटर है वो कहाँ डलता है? कैरोटिड आर्टरी में डलता है। और ये कहाँ होती है? मेडियल टू द वेन, मतलब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स के मिडिल में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको क्लियर करूँगी। और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसका भी मैंने नीचे थोड़ा सा दे दिया है डेफिनेशन कि ये कैसे वर्क करती है, क्या करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपोनेट्रीमिया एंड लो ऑस्मोलिटी इज एसोसिएटेड विद। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है। देखिए, हमारे अगर बॉडी में जो सोडियम लेवल है वो 135 या 136 होता है, सभी को पता है। अगर ये सोडियम लेवल कम हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोनेट्रीमिया। और ज़्यादा हो जाए तो हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, अब हाइपोनेट्रीमिया क्या है? हाइपोनेट्रीमिया की वजह से और लो ऑस्मोलिटी, लो प्लाज्मा ऑस्मोलिटी, मतलब प्लाज्मा ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। अब जब कहीं किसी भी पार्ट में स्वेलिंग आती है तो वो पार्ट छोटा होगा या बड़ा होगा? ऑफ कोर्स बड़ा होगा अगर स्वेलिंग आएगी। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? हाइपोनेट्रीमिया एंड लो प्लाज्मा ऑस्मोलिटी इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज ब्रेन साइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मतलब इसका जो आंसर है वो क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 रिमूव बाय लंग्स, मतलब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के द्वारा निकलती है। तो देखिए इसका भी आंसर क्या है? सी, 18 लीटर पर डे। 18 लीटर एक दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लंग से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ हेनले लूप। हेनले लूप का मेन फंक्शन क्या है? तो देखिए, वैसे तो मैं आगे जब पढ़ाऊंगी तो पूरा बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन अभी जो इसका आंसर है कि हेनले लूप का मेन फंक्शन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ यूरिन। अब हेनले लूप क्या है ये आपने देखा होगा। हमारे जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चरल, मतलब संरचनात्मक और फंक्शनल, कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। तो ये जो नेफ्रॉन है ये किसकी बनी होती है? ये इसका बोमेन कैप्सूल हो गया और आगे जाके ये इसकी PCT लाइन हो गई। यहाँ पे इसमें एक
पोर्शन होता है बीच में, और ये DCT लाइन हो गई, यहाँ पे इसके बीच में एक पोर्शन होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेनले लूप। तो ये जो हेनले लूप है ये किसका काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ यूरिन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इनिशियल टेस्ट दैट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर SCB स्क्रीनिंग। मतलब पहला टेस्ट कौन सा होगा, SCB स्क्रीनिंग। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया और आपको लगता है कि इसे हेपेटाइटिस C है, या फर्स्ट टाइम कोई डायलिसिस के लिए आपके पास पेशेंट आता है, तो हम उसको वायरल मार्कर कराते हैं, ठीक है। तो अब हेपेटाइटिस C में क्या होता है कि आप कौन सा टेस्ट उसको सबसे पहले रिकमेंड करेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि इसको हेपेटाइटिस C है। तो वो टेस्ट होता है एंटी SCB एलिजा, या फिर इसको नॉर्मल एलिसा टेस्ट बोलते हैं। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई तुम हेपेटाइटिस C के लिए एलिसा टेस्ट करा के लाओ अपना। अगर वो एलिसा टेस्ट करा के लाता है, वो पॉजिटिव आता है, दैट हमारा डाउट क्लियर हो जाता है कि हाँ ये हेपेटाइटिस C पेशेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस C। मतलब कितने दिन में हेपेटाइटिस C का वायरस आपके बॉडी में आ जाएगा यार, दिखने लगेगा। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका, देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी हेपेटाइटिस C पेशेंट हुआ, उसकी निडल या उसके ब्लड, आपको चोट लग रही है और उसके ब्लड से आप कांटेक्ट में आ गए और आपने बताया आपको डर लग रहा है, तो फिर आप जाके हॉस्पिटल गए और बताया उनको, तो वो आपको इंजेक्शन वगैरह या कुछ एनीथिंग एल्स मतलब लगाएं। फिर वो बोलते हैं आपको कि आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, स्पेशली 3 महीने बाद बोला जाता है कि आप 3 महीने बाद आइए, तब देखते हैं कि आपको हेपेटाइटिस C हुआ या नहीं हुआ। उसका मतलब ये है कि 3 महीने के अंदर अंदर हर हाल में हेपेटाइटिस C का जो वायरस है वो क्या करता है, ग्रो कर जाता है। इसलिए बोला जाता है कि हेपेटाइटिस C के किसी भी पेशेंट के ब्लड के कांटेक्ट में अगर कोई आता है या उसकी निडल लग जाती है, तो बोला जाता है कि आप 3 महीने बाद यहाँ पर आइएगा और फिर हम देखते हैं कि आपको हेपेटाइटिस C हुआ है या नहीं। तो हेपेटाइटिस C का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होगा, 20 to 90 डेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर बाय द हेल्दी किडनी। मतलब एक हेल्दी किडनी कितना ब्लड फिल्टर करेगी। तो देखिए एक हेल्दी किडनी कितना ब्लड फिल्टर करेगी, 1000 to 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट एक हेल्दी किडनी फिल्टर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैज़ ए फ्रैक्चर इन विच द रेडियस इज बेंट बट नॉट द डिस्प्लेस्ड एंड द स्किन इज इंटैक्ट, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज़ नोन एज। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको फ्रैक्चर हुआ है, जिसमें क्या हुआ है कि जो उसकी रेडियस है वो क्या हो गई है, झुक गई है। रेडियस क्या है, बोन है एक, ठीक है, हाथ की, तो ये झुक गई है लेकिन वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी हटी नहीं है और उसकी स्किन भी अखंडित, मतलब स्किन भी ऐसे की तैसी है, तो मतलब ऐसी ही है जैसे वो पहले थी, ठीक ठाक कंडीशन में। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को क्या बोलेंगे, जिसमें रेडियस तो झुक गई है लेकिन ना ही तो वो अपनी पोजीशन से हटी है और ना ही उसकी जो स्किन है वो इंटैक्ट हुई है। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को बोलेंगे क्लोज्ड एंड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूरिनरी ब्लैडर ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का यूरिनरी ब्लैडर क्या है, तो देखिए सबसे पहले जो एलेंटॉइस जो होती है ये क्या कहलाती है, एम्ब्रियो का यूरिनरी ब्लैडर कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, किडनी ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो स्टेज जब होती है दैट टाइम ये जो एलेंटॉइस है ये क्या करती है, ये करती है काम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का, और भी कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा उसको रिमूव करने का, गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगी, लेकिन थोड़ा बहुत गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। जो गैस एक्सचेंज का जो मेनली काम कौन करता है, एमनियन, ठीक है। एमनियन जो होती है गैस एक्सचेंज में प्रॉपर वर्क करती है एम्ब्रियो स्टेज में, लेकिन एलेंटॉइस हेल्प करती है लेकिन प्रॉपर वर्क नहीं करती है। इसलिए जो एलेंटॉइस है, क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को इधर से उधर ले जाने का काम करती है, मतलब निकालती है बाहर, ये प्लेसेंटा से कनेक्ट होती है, ठीक है। ये क्या है, प्लेसेंटा का पार्ट है। तो जितने भी एम्ब्रियो स्टेज में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट या एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है तो ये क्या करती है, उसको रिमूव कर देती है। इसलिए इसको एम्ब्रियो का यूरिनरी ब्लैडर और किडनी ऑफ द एम्ब्रियो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी एमिनो एसिड स्ट्रैंड हैज़ हेपेटाइटिस सी वायरस, मतलब एक हेपेटाइटिस सी वायरस कितने एमिनो एसिड स्ट्रैंड रखता है। तो देखिए एक हेपेटाइटिस सी वायरस 3000 एमिनो एसिड स्ट्रैंड रखता है या होते हैं उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोप लैडर कैन्युलेशन। अब रोप लैडर कैन्युलेशन क्या है? इससे पहले मैं बहुत सारे कैन्युलेशन आप लोगों को बता चुकी हूँ, बहुत सारे क्या 2-3 कैन्युलेशन बता चुकी हूँ। तो अब रोप लैडर कैन्युलेशन क्या है? द कैन्युलेशन निडल साइट फॉर, देखिए ये मैं आपको फिगर विदाउट फिगर नहीं समझ में आएगा। रोप लैडर कैन्युलेशन इसमें क्या होता है कि आप ये समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, ए है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मानिए कि कोई आपके पास पेशेंट आए जिसका फिस्टुला बना हुआ है और वो फिस्टुला में, ये पूरा फिस्टुला मैंने जो ग्रीन से ड्रॉ किया है ये पूरा फिस्टुला है। अब इस फिस्टुला को मैं बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, जिसमें से एक पार्ट मैं छोड़ती हूँ आर्टरी के लिए, ठीक है। इसका आधा पार्ट मैं आर्टरी के लिए रिजर्व कर देती हूँ और आधा पार्ट मैं किसके लिए रिजर्व कर देती हूँ, वेन के लिए रिजर्व कर देती हूँ। अब क्या हुआ, आर्टरी वाला पोर्शन अलग हो गया और वेन वाला पोर्शन इसी फिस्टुला में मैंने अलग कर दिया। तो जब भी मेरे पास पेशेंट आएगा या आपके पास पेशेंट आएगा, दैट टाइम हम क्या करेंगे, इस पेशेंट को इतने ही एरिया में, जो हमने मानिए कि 4 सेंटीमीटर एरिया था, 2 सेंटीमीटर एरिया हमने आर्टरी के लिए रिकमेंड कर दिया और 2 सेंटीमीटर एरिया हमने किसको डेडिकेटेड कर दिया, वेन के लिए। तो जब भी पेशेंट आएगा तो आर्टीरियल निडल हम इस 2 सेंटीमीटर एरिया में लगाएंगे और वीनस निडल हम इस 2 सेंटीमीटर एरिया में लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आर्टरी को लेके वेनस की तरफ चलेगा और वेनस वाली निडल को लेके आर्टरी की तरफ चलेगा। हमने एक एरिया डेडिकेटेड कर दिया आर्टरी और वेन का, यहीं पे हम निडल लगाएंगे। जैसे आज हमने यहाँ लगाई 2 सेंटीमीटर एरिया में, यहाँ लगाई, कल को हम थोड़ा सा पीछे लगाएंगे, फिर थोड़ा पीछे लगाएंगे, फिर थोड़ा पीछे लगाएंगे, फिर आगे आ जाएंगे। इससे क्या होगा, इस तरीके से सर्कुलेट करने से, मतलब 2 सेंटीमीटर के एरिया पे एक दिन एक जगह लगा दी, दूसरे दिन दूसरी जगह लगा दी, एक तो पेशेंट को इन्फेक्शन कम होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जो अदर चीज़ें होती हैं जैसे कि एन्यूरिज्म वगैरह बन जाता है, वो सब की प्रॉब्लम से पेशेंट को छुटकारा मिल जाएगा और वे जो फिस्टुला है वो भी प्रॉपर वर्किंग में रहेगा, ठीक है। तो ये रोप लैडर टेक्निक जो होती है वो बटन होल टेक्निक से ज़्यादा बेटर है। जैसे कि बटन होल टेक्निक में मैंने बताया था एक ही पॉइंट पे बार बार निडल को लगाते रहते हैं, जिससे कि फिस्टुला के सर्वाइवेबल होने के भी चांसेस कम है और इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी रोप लैडर और स्टेप लैडर टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिजिशियन, मतलब कोई फिजिशियन है जो कि टू कंप्लीट ए रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर एन एक्सरे स्टडी ऑफ फिबुला। मतलब इसका जो पूरा क्वेश्चन है, इसका ओवरऑल क्या है कि एक फिजिशियन है जिसने फिबुला की स्टडी की है। तो ये जो फिबुला है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखिए अगर आप पैर में जाते हैं तो थाई के बाद आपका नी आता है, नी के बाद आपकी जो लंबी सी बोन आती है, कहाँ तक, फिट तक, जो तलवा है वहाँ तक जो बोन आती है वो क्या कहलाती है, उसमें 2 बोन लगी होती हैं। एक तो मोटी सी वेन, स्ट्रॉन्ग और मोटी वेन होती है, थिक एंड स्ट्रॉन्ग बोन, ये क्या होती है, टिबिया, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, एक छोटी सी वेन इसी से जुड़ी होती है, वो क्या होती है, फिबुला, ठीक है। अब ये जो फिबुला है ये कहाँ तक होगी, अब ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये देखिए ये लोअर लेग में प्रेजेंट होती है और इसमें टॉस जो दिया है ये गलत है, केवल ये फिट तक ही होती है, मतलब तलवे पे ही ख़त्म हो जाती है, इसके आगे ये जाती नहीं है। कहीं कहीं पे है कि हाँ टॉस तक ये जाती है, लेकिन नहीं, ये इसका मेन आंसर क्या होगा, लोअर लेग। तो इसमें टॉस आप हटा दीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, स्लीप एंड एपिटाइट। मतलब कौन कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, नींद को और भूख को, तो वो क्या है, हाइपोथैलेमस। आपने कभी कभी सुना होगा, कभी कभी क्या, मोस्टली अगर आप किसी के सर के पीछे हाथ मारते हैं तो वो बोलता है कि भाई तू पीछे हाथ मत मार। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं कि छोटा दिमाग होता है, वो जो छोटा दिमाग है वो क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस कहलाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आपने सुनी हो तो उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर को, स्लीप को और एपिटाइट को कंट्रोल करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड एवरी डे। मतलब कितनी यूरिया
उत्सर्जित होती है प्रत्येक दिन में, तो वो है 25 to 30 ग्राम यूरिया जो है एवरी डे क्या होती है, उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द मेटाबॉलिज्म द एंड प्रोडक्ट इज क्रेटिनिन, मतलब किस मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्रेटिनिन है, तो वो होगा मसल। ठीक है, तो मसल्स क्या है, एंड प्रोडक्ट है किसका, क्रेटिनिन क्या है, एंड प्रोडक्ट है मसल्स मेटाबॉलिज्म का। तो आज यहीं पे वीडियो स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर क्वेश्चंस लेके आती हूँ। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।